Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करें हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस देख ली, oogenesis कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना था, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी थी। अब हम स्टार्ट करें हमारे लेक्चर 5 और इसमें हम देखेंगे क्या, फीमेल सेक्सुअल साइकिल या फिर हम कह सकते हैं मंथली साइकिल। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर से जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो होते हैं हॉर्मोन्स पे। ठीक है, और वो हार्मोन भी कौन से, फीमेल हार्मोन। क्योंकि देखो मेल हार्मोन में क्या था, बस टेस्टोस्टेरोन याद करना था आपको, उसके अलावा कुछ नहीं था। पर जितने भी हार्मोन अब यहाँ पे आएंगे वो सब फीमेल से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है। और उसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि भाई मंथली साइकिल समझ लो, कौन सा हार्मोन कब आ रहा है, कौन से डे को रिलीज हो रहा है, आपका यहाँ पे पूरे हार्मोन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फीमेल सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फीमेल सेक्सुअल साइकिल को, तो हम यहाँ पे इसको 28 डेज के अंदर डिवाइड कर दे। ठीक है, 28 डेज है। जैसे कि हमने ओवरी का वो ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा था, उसको याद करो। वहाँ पे क्या था कि डे 1 से लेके डे 5 तक। ठीक है, या फिर उसको सिंपल रखो कि हमने डे 1 से लेके डे 13 तक वहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई सिर्फ फॉलिकल्स दिख रहे थे। ठीक है, और फिर डे 14 को ओवुलेशन हुआ। फिर डे 14 को ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होता गया कब तक, 28 डे तक। और 28 डे पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट एल्बाइकेंस के अंदर। ठीक है, यानी वाइट बॉडी के अंदर। क्लियर है इतना। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे डालेंगे। अब मैं बात करूँ, अगर 28 डेज है, ठीक है, अब इसको डेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, सबसे पहला फेज कौन है, मेंस्ट्रुअल फेज। अगर मैं इसके डे की बात करूँ तो इसका डे है 1 to 5। ठीक है, इसका डे क्या है, इसका डे होगा 1 to 5। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ डे 1 से लेके 5 तक, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था अभी तक खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं इसके पहले की थोड़ी बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी जनरेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का। और जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसको कौन मेंटेन कर रहा था, LH। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट कर रहा है तो LH भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि LH भी खत्म होता जा रहा है। अब भाई मैंने बताया था कि जो कॉर्पस लूटियम था वो किसकी तरह एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ठीक है, और अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। तो अगर एक बार बताओ, कॉर्पस लूटियम में खुद डीजनरेट हो रहा है तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, इन सब का भी लेवल कम हो जाएगा, यानी कि ये भी खत्म होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये मेंटेन करता था एंडोमेट्रियम को। ठीक है, किसको मेंटेन करता था, एंडोमेट्रियम को। अब आपको पता होगा एंडोमेट्रियम क्या होता है कि भाई यूट्रस की जो इनरमोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। उसको कौन मेंटेन कर रहा था, प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्या एंडोमेट्रियम मेंटेन रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, तो उसका क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई डीजनरेशन हुआ कॉर्पस लूटियम का, उसके अंदर जो था हमने देख लिया कि यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो गया है, वो मेंटेन करता था किसको, एंडोमेट्रियम को। तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि भाई जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका लेवल लो हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और वो बॉडी से क्या हुई, स्लज आउट हो गई। किसकी फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर होगा ब्लड लॉस कितना, तो अराउंड 50 से लेके 150 ml। ठीक है, 50 to 150 ml। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि डे 1 से लेके डे 5 तक में क्या हो रहा है कि जो एंडोमेट्रियम थे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन क्यों हुआ, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम क्यों हुआ, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर गया। ठीक है, वो डीजनरेट क्यों किया, क्योंकि LH का लेवल कम हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब अगर हम इसके डे की बात करें तो इसका डे है 6 to 13। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी फॉलिकल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्रेफियन, इन डेज के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होगा फॉलिकल का।
तो चलो एक बार वापस ओवरी के ट्रांसवर्स सेक्शन पे चलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कौन कन्वर्ट कराता है? हार्मोन, कौन सा? FSH, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा फॉलिकल्स का बाय FSH, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स थे, ठीक है, छोटे छोटे फॉलिकल्स थे। फिर यहाँ पर आया FSH, FSH ने इनको क्या कराया? डेवलप कराया, इनको ग्रो कराया, ठीक है, इनका साइज इंक्रीज हुआ। अब इन फॉलिकल्स में से कोई एक सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक फॉलिकल आ जाता है जो सेलेक्ट हो जाता है, उसको हम कह रहे हैं डोमिनेंट फॉलिकल। उसको हमने क्या कहा? डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है। एक फॉलिकल जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, उसको हमने कह दिया डोमिनेंट फॉलिकल। अब भाई फॉलिकल क्या क्या करते हैं? एक तो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, एक तो क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे, और एक साथ में वो सिक्रीट करेंगे इनहिबिन। तो इन्होंने एक तो कर दिया ईस्ट्रोजन और एक किया इन्होंने इनहिबिन। अब देखो इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिट करने का काम करता है। तो इनहिबिन जाएगा, ठीक है, इनहिबिन जाएगा किधर? FSH के पास, और इसको इनहिबिट करेगा कि भाई यहाँ पर जो फॉलिकल था वो सेलेक्ट हो चुका है, तुमको अब आगे और कुछ करना नहीं है, तुम रुक जाओ, ठीक है। तो उसको जाके रोक देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। तो इनहिबिन का काम तो यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन। अब जो ईस्ट्रोजन है ये क्या करता है कि भाई इसके पहले मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या हुआ? एंडोमेट्रियम टूट गई थी, तो ईस्ट्रोजन उसको वापस बनाने का काम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये प्रोलिफरेशन कराएगा, यानी कि ग्रोथ कराएगा किसकी? एंडोमेट्रियम की। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। और यहाँ इनहिबिन में आप लिख सकते हो कि ये इनहिबिट कर रहा है किसको? FSH को एंड फॉलिकल डेवलपमेंट। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर ये बात होगी भाई एंडोमेट्रियम वापस बनने लग गई है, ठीक है, डे 13 तक आ गए। अब डे 14 पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है, ठीक है, वो एक डायग्राम याद रखना, उससे यहाँ पे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो भाई ओवुलेशन का डे कौन सा होगा? 14 डे। अब देखो इसके पहले क्या हो रहा है कि जैसे फॉलिकुलर फेज एंड होने लगा, ठीक है, यानी कि जब डे 13 आया तो ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन एकदम से ज़्यादा हो जाता है। याद करो ग्रेफिन फॉलिकल है, वो बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब जैसे ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ तो एक सिग्नल तो जाएगा हाइपोथैलेमस को, एक सिग्नल जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, दो सिग्नल गए, एक तो गया हाइपोथैलेमस को और एक गया कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब देखो इसको समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, ठीक है, यानी कि फॉलिकुलर फेज कब एंड हुआ था? 13 डे पे। अब 13 डे पे ग्रेफिन फॉलिकल था, उसका साइज क्या भाई? सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो साइज है फॉलिकल का वो इंक्रीज हो गया, साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज। अब भाई फॉलिकल बड़ा है तो ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा रिलीज कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन है वो उसके पीक पे होता है, एट पीक। अब जो मेन चीज़ है यहाँ डायग्राम देखना, इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर था ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से इधर ये पिट्यूटरी, ठीक है, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऊपर हो गया हाइपोथैलेमस, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी, इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो ईस्ट्रोजन क्या करता है? एक मैसेज भेजता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अब जैसे हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, ये रिलीज करेगा GnRH, GnRH जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, यहाँ पे रिलीज कराएगा ये LH, ठीक है। एक तो क्या रिलीज कराया इसने? LH, और साथ में क्या रिलीज कराएगा? FSH। क्लियर है? यहाँ पे हार्मोन रिलीज हुए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? ईस्ट्रोजन ने एक मैसेज, इसको दूसरे कलर से लेंगे, ईस्ट्रोजन ने एक मैसेज भेजा डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कराया क्या? LH। तो अब देखो LH कितने हो गए? 2, FSH कितना है? सिंगल, ठीक है, LH कितने हो गए? 2, FSH कितना है? सिंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो LH है उसकी यहाँ पर सर्ज आई है, ठीक है, यानी कि LH बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे, और जो FSH था उसकी यहाँ पर पीक आई है,
अब इसको अपन थोड़ा डायग्राम से देखते हैं, एक बार आप इसको देख लो पहले कि ईस्ट्रोजन पीक पे था, ईस्ट्रोजन ने एक मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच, जीएनआरएच ने किसको स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या रिलीज कराया, एलएच और एफएसएच, एक कहानी हो गई। फिर ईस्ट्रोजन ने डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या रिलीज कराया, एलएच। अब देखो एलएच यहाँ पे डबल है, ठीक है, एलएच क्या है यहाँ पे डबल है, तो भाई एलएच का अमाउंट एफएसएच से तो ज्यादा होगा, तो उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे एलएच सर्ज, ठीक है, और एफएसएच की क्या आई है यहाँ पे, पीक आई है। अब इसको इस डायग्राम से देखते हैं हम, वेट अ मिनट, हमारे पास अभी स्लाइड में नहीं है डायग्राम, इसको हम बाद में देख लेंगे। चलो नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, नेक्स्ट फेज पे, यानी कि ल्यूटियल फेज के पास। अब ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि भाई ओवुलेशन हो चुका है, अब जो फॉलिकल की बॉडी है किसमें कन्वर्ट होगी, कॉर्पस लूटियम के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉर्पस लूटियम का। अब भाई कॉर्पस लूटियम किसकी तरह एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, क्या सिक्रीट करेगा, ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन, इन तीनों को क्या कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है, ठीक है भाई। अब जो प्रोजेस्टेरोन अगर है तो किसको मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम को, ठीक है, तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भाई एंडोमेट्रियम को कब तक मेंटेन करेगा, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, यानी कि डे 28 तक कर लेगा, और जैसे जैसे खत्म होने लगेगा एंडोमेट्रियम कब फिर क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, यानी कि कौन सी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। तो भाई देखो अब एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रही है, तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, ग्लैंडुलर होने लगेगी, सेक्रेटरी होने लगेगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंडोमेट्रियम है बिकम ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो यूट्रस है वो एक यूट्राइन मिल्क रिलीज करता है, पर वो आपके बोर्ड वगैरह में उसका कोई मतलब नहीं है, तो कुछ छोड़ दो उसको, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है हाईली वेस्कुलर हो जाती है, हाईली वेस्कुलर यानी कि यहाँ पे नर्व्स वगैरह बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे, तो मैं लिख सकते हैं इंक्रीज कॉइल्ड ब्लड वेसल, क्लियर इतना, ये क्या हो गया, लूटियल फेज हो गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोजेस्टेरोन है थर्मोजेनिक इफेक्ट देता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो मैं लिख सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट। भाई थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी फर्दर थिकनिंग कराता है, यानी कि एंडोमेट्रियम को और थिक कराएगा। तो हम हमारे पास प्रोजेस्टेरोन भी हो गया, यहाँ पे ईस्ट्रोजन भी आ गया, और भाई इनहिबिन का काम तो पता है क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ईस्ट्रोजन क्या करा रहा है, ईस्ट्रोजन करा रहा है फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब जैसे जैसे लूटियल फेज का एंड आने लगेगा तो ये जो हार्मोन है इनका भी क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। जिससे इनका लेवल कम होगा एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, यानी कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि सबके एक साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है। डेज के हिसाब से हमने देख लिया, हार्मोन को भी हमने डे के हिसाब से डिवाइड कर लिया। अभी एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को याद कर लो, आपके सारे हार्मोन यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज जो LH है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। LH के लो होते ही कौन डीजनरेट कर जाएगा, कॉर्पस लूटियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीजनरेशन ऑफ। तो भाई यहाँ पर जैसे LH कम हुआ, ठीक है, यानी कि LH का लेवल ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे डीजनरेशन होना स्टार्ट हो गया, किसका, कॉर्पस लूटियम का, ठीक है।
कॉर्पस लूटियम का क्या हुआ, डीजनरेशन। और जैसे ही कॉर्पस लूटियम खत्म होता जाएगा यानी उसका डीजनरेशन होता जाएगा, एंडोमेट्रियम का भी क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, एंड ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों फेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन फेज की एक समरी बना लेते हैं, यानी कि टेबल के अंदर इन सबको लिख लेते हैं ताकि इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। सबसे पहले लिखो इनके डेज। भाई इसका डे क्या था, 1 से 5। फॉलिकुलर फेज का क्या था, 6 to 13। ओवुलेशन डे 14। फिर लूटियल फेज 15 से लेके 28। अब बात ऐसी है कि ये भाई डेज सबके अंदर सेम नहीं होते, +2 -2 चलता रहता है, ठीक है, पर ये स्टैंडर्ड है, ऐसे याद करके चलो। अब अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल फेज में, तो भाई जितने हार्मोन थे, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनिबिन, इन सब का लेवल क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था। तो हम लिख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन डाउन, ईस्ट्रोजन ये भी डाउन, इनहिबिन का भी लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। एफएसएच वो भी भाई क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, एफएसएच और एलएच दोनों के दोनों डाउन, ठीक है। पर एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, लोकल हार्मोन है, क्या नाम है इसका, प्रोस्टाग्लैंडिन। सिर्फ ये अकेला एक लौता हार्मोन है जिसका लेवल यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका लेवल क्या इंक्रीज है। अब इसका लेवल इंक्रीज क्यों है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कराता है, एक मिनट, देखो इसका लेवल इंक्रीज क्यों है, क्योंकि ब्रेक डाउन कराता है किसका, एंडोमेट्रियम का। तो ये क्या करा रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसने क्या करा दिया, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन करा दिया। अब फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज में याद करो कौन सा हार्मोन आएगा, एफएसएच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो एफएसएच है उसका लेवल है क्या भाई, ज़्यादा, ठीक है, उसका लेवल क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट कराता है किसका, फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। अब जो फॉलिकल था दो चीज़ें रिलीज करेगा, क्या, एक तो करेगा वो ईस्ट्रोजन और एक करेगा क्या, इनहिबिन, ठीक है। उसने एक तो क्या रिलीज किया, ईस्ट्रोजन, और दूसरा क्या किया, इनहिबिन। अब अगर मैं ईस्ट्रोजन की बात करूं तो भाई ईस्ट्रोजन क्या कराता है कि जो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ था उसकी ग्रोथ को वापस स्टार्ट कराता है, यानी कि प्रोलीफरेशन या फिर कह सकते हो डिवीजन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम थिकनिंग, ठीक है। तो थिकनिंग छोड़ो, कह सकते हैं वैसे, ठीक है, डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम। और जो इनहिबिन था वो किसको इनहिबिट करता है, एफएसएच को, ठीक है। तो इनहिबिन जो है वो जाता है वापस कहाँ पे, एफएसएच के पास, उसको क्या करता है, इसका लेवल कम करा दे, ठीक है, यानी इसको इनहिबिट करेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप डे 14। डे 14 पे मैंने बताया था एफएसएच और एलएच दोनों होते हैं, ठीक है, पर एलएच की क्या आती है, सर्ज आती है, और एफएसएच की आती है, पीक आती है। अब भाई एलएच की सर्ज क्यों आई, क्योंकि एलएच 2 बार रिलीज हुआ है, एफएसएच सिंगल टाइम रिलीज हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफएसएच और एलएच दोनों हैं, पर एफएसएच की क्या आई है, सिर्फ पीक आई है, एलएच की क्या आई है, सर्ज आई है, ठीक है। अब यहाँ पे से देखो कि जो ईस्ट्रोजन था उसका लेवल जैसे ही बढ़ा डे 13 पे, ठीक है, वो कहाँ गया, एक तो पिट्यूटरी के पास गया, और जब पिट्यूटरी के पास गया तो क्या रिलीज कराया, एलएच, और दूसरा वो कहाँ गया था, हाइपोथैलेमस के पास। दूसरा कहाँ गया, वो हाइपोथैलेमस के पास। जब वो हाइपोथैलेमस के पास गया तो उसने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उसने एलएच और एफएसएच दोनों को रिलीज करा। देखो एलएच क्या हो गया, डबल, एफएसएच सिंगल। तो यहाँ पे एफएसएच की क्या आई, पीक, और एलएच का क्या आया, सर्ज। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ल्यूटियल फेज, डे 28 15 से लेके 28। देखो ल्यूटियल यानी लूटा हुआ, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसका एग गया और लुट चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करूँ, अब यहाँ पे क्या है, कॉर्पस लूटियम है। अब भाई जो कॉर्पस लूटियम था वो देखो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और इनहिबिन है, ठीक है, तीनों है। तीनों का लेवल यहाँ पे क्या है, बढ़ा हुआ है।
अब मैंने बताया था कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन करता है, एलएच इसको मेंटेन करता है, यानी जब तक एलएच रहेगा जब तक कॉर्पस लूटियम रहेगा, जैसे जैसे एलएच खत्म कॉर्पस लूटियम भी खत्म, ठीक है। और भाई जो प्रोजेस्टेरोन था यहाँ पे किसको मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी हो जाती है, सेक्रेटरी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर कॉर्पस लूटियम खत्म हुआ यानी प्रोजेस्टेरोन खत्म हुआ तो कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है, ये चारों फेज है, हमने एक सिंगल शीट में इसको लिख दिया है, ऐसे ही याद कर लो, एकदम ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम बचपन से पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है कि भाई दो गैमेट मिलते हैं, ठीक, दो गैमेट मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन एकदम सही है। अब इसको हम थोड़ा पार्ट्स के अंदर तोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको पार्ट के अंदर तोड़ने वाले हैं, देखते हैं चलो इसके अंदर क्या है। तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन में बात करूँ तो क्या हो रहा है, दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। अब एक गैमेट है कौन, स्पर्म, और एक गैमेट है कौन, ओवा। चलो दोनों को बना लेते हैं। एक तरफ हमारे पास ये है स्पर्म और एक तरफ है हमारे पास ये ओवा, ठीक है। अब देखो जो ओवा और स्पर्म है ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। अब जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सिनगेमी, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, सिनगेमी, ठीक है भाई, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब क्या होगा कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे में फ्यूज होगा। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे में फ्यूज हो रहा है। चलो ये फ्यूज हो गया, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी, ठीक है। यानी कि जब दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोगैमी। फिर नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक दूसरे में मिल गए, अब कौन मिलेगा, इनके न्यूक्लियस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। बाहर से मेम्ब्रेन तो मिल गई, अब कांटेक्ट में किसके आने की बारी है, न्यूक्लियस की। तो चलो यहाँ पे मैं बना लिया ये, और इसके अंदर जो इसके न्यूक्लियस थे कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। भाई जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब दोनों के दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज करेंगे। यहाँ पे फ्यूज कर चुके हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्फीमिक्सिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा एम्फीमिक्सिस, ठीक है। और जो यहाँ पे बना है इसी को हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो देखो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, सबसे पहले सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, लास्ट में जाके एम्फीमिक्सिस। और जो प्रोडक्ट बना यानी जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। तो ये पूरी प्रोसेस है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। अगर डेफिनेशन देखना चाहे तो क्या कहेंगे, इट इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब चलो भाई ये देखते हैं कि जो स्पर्म है ये ओवा तक कैसे पहुंचा, ठीक है, यानी कि ओवा तक कैसे गया। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारे स्पर्म जो है एंटर करेंगे कहाँ पर, वजाइना में, ठीक है। ये बहुत सारे स्पर्म है, ये एंटर किए वजाइना में। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, वजाइना। अब भाई जो स्पर्म है इतने सारे वजाइना तक पहुँचे तो किसी प्रोसेस से पहुँचे होंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस हुई है इंसेमिनेशन, और यहाँ पे अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो एंटर किए, ठीक है। वो एंटर किए किधर, वजाइना में। प्रोसेस कौन थी, इंसेमिनेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि भाई जो स्पर्म है वजाइना से किधर मूव करेंगे, सर्विक्स में। तो यहाँ पर सर्विक्स में कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, इनको हम कहेंगे मैक्रोफेजिस, ठीक है। सर्विक्स में कौन है, मैक्रोफेजिस। और मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, इन स्पर्म को मार डालेंगे। तो मान लो एंटर किए थे 200 to 300 मिलियन, जैसे सर्विक्स में पहुँचेंगे बहुत सारे यहाँ पे मारे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्रोफेज प्लस एसिड कर देते हैं, ये दोनों यहाँ प्रेजेंट है।
और बहुत सारे स्पर्म को यहाँ पर ये मार देंगे। क्लियर है। अब जो बचे कुछ हैं वो आगे मूव करेंगे। ठीक है, ये चलो जो बचे हुए थे आगे मूव किए, कितने अराउंड मान लो 10,000। ठीक है, 10,000 जो है यूट्रस तक पहुँचे। अब यहाँ पे यूट्रस के अंदर भी बहुत सारे कुछ मैक्रोफेजिस वगैरह है। ठीक है, वो भी इनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो एसिड को स्पर्म को किल कर देंगे। ठीक है, अब 10,000 में से यहाँ पर आगे कुछ पहुँचे। ठीक है, और मैं बता दूँ यहाँ पर एग प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन है, एग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अराउंड ये 250 के आसपास रहेंगे। ठीक है, 250 स्पर्म पहुंचे कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक। अब ये जितने भी स्पर्म थे पूरे एग को कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एग के चारों तरफ लग जाएंगे, उससे चिपक जाएंगे एकदम। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एग है, ये हमारे पास यहाँ पर कौन है, एग है। और ये सारे स्पर्म क्या करेंगे, इसके आसपास जाके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इससे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई पहले प्रोसेस क्या होती है, इंसेमिनेशन। ठीक है, यानी कि रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना। ठीक, फिर वजाइना से किधर मूव किया, वो सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद यूट्रस में, जिनका नंबर 200 to 300 मिलियन था। आखिरी में जाके कितना हो गया, 250। ठीक है, हमने एक फिगर लिया 250, इससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेशन। अब देखो कैपेसिटेशन कुछ ऐसे समझो, ऊपर देखते हैं इसको, जैसे ग्रेनेड देखा है। ठीक है, जैसे कि ये कोई ग्रेनेड है और इसके ऊपर यहाँ पर एक पिन लगी होती है। जब तक इस पिन को अलग नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब तक इस पिन को अपन अलग नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। उसी तरह जैसे कि ये एक स्पर्म है, ये इसकी टेल है, स्पर्म के हेड के ऊपर भी कुछ वैसी पिनें लगी हुई है। ठीक है, तो मान लो उसके ऊपर भी कुछ पिन लगी हुई है। अब अगर इस स्पर्म को एक्टिवेट करना है तो इन सारी पिन को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, अगर इस स्पर्म को एक्टिवेट करना है तो यहाँ से इन सारी पिन को हटा देना है। जैसे ये पिन हटेगी स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेशन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब बेसिकली जो पिन्स है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगी रहती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन पिन्स को हटाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक, तो चलो कैपेसिटेशन वैसे हमारी एनसीईआरटी में नहीं है पर लिख लेते हैं इसके बारे में, अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन कहीं से भी। तो चलो इसकी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई थी, उनका हमको रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, यानी जो पिन लगी हुई थी क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन थी, और उनका हमको रीअरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे यहाँ से हटेगा तो जो स्पर्म है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजेक्यूलेशन इन वजाइनल ट्रैक्ट। ठीक है भाई, जो स्पर्म है उस पर जैसे ये पिंस को हटा दिया हमने, ठीक है, इन ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट कर दिया, फिर इनको हटा दिया, तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। कहाँ पर एक्टिवेट हुआ, वजाइना में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला क्या हुआ है, यहाँ पे रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन लिख सकते हो या फिर प्रोटीन लिख सकते हो, एंड प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये किधर लगी रहती है भाई, स्पर्म के हेड की तरफ, यानी कि एक्रोसोम का जो आगे वाला पार्ट है उसकी तरफ ये लगी हुई होंगी। फिर क्या हुआ, ये मानो कि भाई स्पर्म है। ठीक है, अब यूट्रस जो है, यूट्रस के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्म को किल करने का काम करेंगे, यानी कि जो कैपेसिटेशन हो रहा है एक तरह से, जो पिन हट रही है उसको रोकने का काम करेंगे। तो अब देखो मैंने कहा कि एंड में जाके 250 बचे, तो बाकी बहुत सारे मर गए। उन्होंने क्या किया कि जो फैक्टर्स थे जो स्पर्म को रोक रहे थे उनको मारने का काम किया, यानी कि उस जो मीडियम है उसको डाइल्यूट किया उन्होंने। ठीक है, खुद का बलिदान देके जो आसपास का मीडियम था उसको डाइल्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है ऑफ
कैपेसिटेशन फैक्टर। देखो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे यूट्रस में जो कैपेसिटेशन को नहीं होने देंगे, ठीक है, यानी कि जो पिन थी उसको नहीं हटने देंगे। तो बहुत सारे स्पर्म ने क्या किया, वहाँ पे उन फैक्टर से जाके लड़ गए, ठीक है, मानो उनसे जाके लड़ गए, उनको हटा दिया, उनको डाइल्यूट कर दिया। अब जैसे वो फैक्टर डाइल्यूट हुए तो कौन सी प्रोसेस होने लगी, कैपेसिटेशन। और जो कैपेसिटेशन को नहीं होने दे रहे थे वो कौन थे, वो थे क्या, डी कैपेसिटेशन फैक्टर, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा पर ढंग से समझना इसको। स्पर्म ने क्या किया, बहुत सारों ने खुद का बलिदान दे दिया और जो डी कैपेसिटेशन फैक्टर था उसका डाइल्यूशन कर दिया ताकि क्या हो सके, कैपेसिटेशन। और अगर आपको पॉइंट नहीं चमकता तो कोई बात नहीं, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाई जो कैल्शियम है, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाएगी इधर स्पर्म के अंदर, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म। और जैसे स्पर्म के अंदर कैल्शियम जाएगा तो स्पर्म की क्या हो जाएगी, मोटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉजिंग मोटिलिटी, ठीक है। और जैसे फिर क्या होगा, स्पर्म जो है बहुत जल्दी से मूव करेगा, ठीक है, बहुत जल्दी से मूव करेगा और उसको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। स्पर्म स्विम रैपिडली, ठीक है, रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद कहाँ जाएगा, थ्रू द सर्विक्स, फिर एंटर करेगा किधर, एंटर इन यूट्रस, ठीक है, और फाइनली कहाँ रीच करेगा, फैलोपियन ट्यूब में, एंड फाइनली द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया। अब भाई जैसे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा तो हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट है, बाहरी वारिस्थमस, फिर एम्पुला, फिर अंदर ही अंदर कौन, इन्फंडिबुलम। तो फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होती है, एम्पुला में, तो उसको कहाँ पहुँचना है, एम्पुला में। और भाई फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, where fertilization takes place। क्लियर इतना, तो ये हमारे कैपेसिटेशन के कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। सिंपल सा क्या है कि भाई बहुत सारे स्पर्म, ऐसे याद रखो, बहुत सारे स्पर्म ने डी कैपेसिटेशन फैक्टर को डाइल्यूट करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, यानी कि 200 से 300 मिलियन थे, उनमें से सिर्फ 250 बचे, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। और कैपेसिटेशन में क्या कर रहे हैं हम कि जो स्पर्म के हेड के ऊपर पिंस लगी हुई है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए, उनका रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। इस वजह से स्पर्म क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद जो किधर मूव करेगा, जहाँ पर उसको जाना है। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको तो हम डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम सिंपल सा है, एक डायग्राम देखो, ठीक है, और फिर दूसरा वाला उसी के हिसाब से बना दो, एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब इसको देखते हैं। एक मिनट यार, मैं पानी पी लूँ, ठीक है, गला सूख गया थोड़ा। तो देखो एक्रोसोमल रिएक्शन में हमको क्या देखना है कि 250 स्पर्म जो है पहुंच चुके हैं कहाँ तक, ओवा तक। अब ये ओवा के साथ क्या करते हैं, अब ये देखते हैं, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं, 250 स्पर्म है, ठीक। अब ये मैंने सिर्फ नंबर लिया, जरूरी नहीं है वहाँ पे 250 पहुंचे, ठीक है। अटैच to the surface of egg, ठीक है। अब ये जो 250 स्पर्म थे भाई, जैसे ही एग के सरफेस तक पहुंचे उससे अटैच होंगे तो वहाँ पे एक प्रोसेस करेंगे जिसको हम कहेंगे एग्लूटिनेशन, ठीक है। यानी कि ये एग था, ठीक है, मान लो ये एग है, ये स्पर्म है, ये दोनों यहाँ पे टच हुए, ठीक है, जैसे एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। तो भाई यहाँ पे अटैच हुए द सरफेस ऑफ एग, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। चलो एग्लूटिनेशन हो गया। अब जो एक्रोजोम है, ठीक है, एक्रोजोम के पास क्या था, लाइसिन था, हाइड्रोलाइसिन, वहाँ पे उसको रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, कौन, स्पर्म। तो नेक्स्ट क्या है, एंड एक्रोजोम स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। इसने क्या रिलीज किया यहाँ पे, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ठीक है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, स्पर्म लाइसिन कह दो, ठीक है। स्पर्म
लाइसिन। अब एक डायग्राम बताऊंगा, मतलब दोनों डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। एक साइड के नाम याद करो, दूसरी साइड उसके भाई क्या कर दो, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये सिंपल नाम याद रखना, एकदम क्लियर सा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हम उसको डाइजेस्ट करने वाले के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेटेस, यानी ASE लगा देते हैं। प्रोटीन है, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीनेस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ चलेगा। तो चलो देखते हैं अब क्या है। चलो डायग्राम है हमारे पास, और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये हमारे पास एग है, ठीक है, ये हमारे पास एग है, और ये हमारे पास स्पर्म है, ठीक है। ये एग है और स्पर्म है। अब एक चीज़ देखना, जैसे कि हर एंजाइम को पता होता है उसको कहाँ पर जाके रिएक्ट करना है, उसी तरह स्पर्म को भी पता है इसको कहाँ पर जाके फ्यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लॉक एंड की मैकेनिज्म चलता है। क्यों? मान लो कि जो स्पर्म है इसके हेड के ऊपर लगी हुई है चाबी, ठीक है, और ये चाबी का फिक्स है, इसको कौन से ताले में फिक्स मतलब जाना है, ठीक है, ये किसी और ताले में नहीं जा सकती। और जो एग है इसके आगे लगा हुआ है मान लो ताला, ठीक है, इसके आगे कौन लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है। अब इस ताले की चाबी किसके पास है, स्पर्म के पास, तो स्पर्म यहीं पे जाके पहुंचेगा। और जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्लियर इतना? इस प्रोसेस को हम क्या करें, एग्लूटिनेशन। ये था ओवा, ये था स्पर्म। अब इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इधर स्पर्म है, इधर ओवा है। ओवा के आसपास जितने सेल्स थे हमने वो बना लिए। हमने यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेनुल बना लिए, कोरोना रेडिएटा बना लिया, ठीक है, जोना पेलुसिडा भी है, सब कुछ इसके पास प्रेजेंट है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पर्म में, तो इधर कौन है, ये एक्रोसोम। इधर कौन है, ये एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम में क्या है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये वो चाबी है, ठीक है, ये वो चाबी है जो कहाँ जाएगी, ओवा के पास। तो इस चाबी का नाम है फर्टिलाइजिन, ठीक है, इसका नाम क्या है, सॉरी, एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन। अब देखो इसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन, तो ये किसके पास जाएगी, फर्टिलाइजिन के पास। इसी तरह मान लो यहाँ पर कोई चाबी होगी जो दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है, ये उस चाबी का ताला है, इसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजिन। और जब एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन। चलो एक कहानी हो गई। दूसरा अब हम बात कर रहे हैं एक्रोसोम की। तो भाई एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक्रोसोम में होते हैं हाइड्रोलाइसिन, या फिर आप कह सकते हो स्पर्म लाइसिन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिन या फिर स्पर्म लाइसिन। अब कौन कौन होते हैं वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहला तो होगा, एक काम करो पहले इधर देखते हैं, ठीक है, ओवा की तरफ आओ, ठीक है। ओवा में देखो एक एसिड यहाँ प्रेजेंट है जो पूरे ओवा को सराउंड कर रहा है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे हाइल्यूरोनिक एसिड। टीवी में दीदी देखिए एक आती है जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है, त्वचा चमका दे, वो शायद कुछ ऐसा ही है, हाइल्यूरोनिक एसिड। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ सेल्स है जिनको हम कह रहे हैं कोरोना रेडिएटा। एक कोरोना यहाँ पर भी है, एक कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया था। अब कोरोना रेडिएटा हो गया, फिर देखो यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, ये लेयर है, इसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा, क्लियर है। और ये कौन है, ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब एक चीज़ देखना, हाइल्यूरोनिक एसिड है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर कोरोना रेडिएटा है, इसको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जोना पेलुसिडा है, इसको भी हटाना पड़ेगा, तब जाके जो स्पर्म है वो किधर जा सकता है, सॉरी, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है किधर एंटर कर सकता है, सेकेंडरी oocyte के पास। तो चलो अब देखते हैं एक्रोसोम के पास क्या क्या प्रेजेंट है, यानी कौन कौन सा एंजाइम है। सबसे पहला इसके पास हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, सबसे पहला कौन है, हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक। फिर नेक्स्ट है क्या, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और थर्ड चीज़ है इसके पास जोना लाइसिन, ठीक है, इसको हम एक्रोसिन भी कह सकते हैं, एक्रोसिन। अब एक चीज़ देखना, हाइल्यूरोनिडेज है, किसको डाइजेस्ट करेगा,
हाइल्यूरिक एसिड को, कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम कोरोना रेडिएटा को, जोनालाइसिन जोना पेलुसिडा को। ठीक है, यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो गया। अब जैसे डाइजेस्ट हुए तो जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, फर्टिलाइजिन के। कौन सी प्रोसेस हुई, एग्लूटिनेशन। तो भाई ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है एक्रोसोमल रिएक्शन की, कैसे दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। क्लियर है, देखो सिंपल सा है कि यहाँ पर एक्रोसोम था, ठीक है, उसके पास ये सारे एंजाइम थे, ठीक है, और इन सारे एंजाइम ने किसको डाइजेस्ट किया, इधर हाइल्यूरिक एसिड को, कोरोना रेडिएटा को, जोना पेलुसिडा को। फिर उसके बाद एंटी फर्टिलाइजन एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और जैसे कांटेक्ट में है कौन सी प्रोसेस हुई, एग्लूटिनेशन। क्लियर इतना। तो भाई आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे इस चैप्टर में जो हमारा 5th लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम हमारे लेक्चर नंबर 6 के अंदर, ठीक, जो कि बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।